हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारी 12th वीडियो रहेगी। इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं वो सभी आप देख लीजिए। यदि आपने नहीं देखी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट सीटीपी प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से। वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक, इन सभी के PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे PDF भी मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, The assessment of a student can be used by teachers in teaching to develop insight into। छात्रों के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षकों द्वारा शिक्षण में अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पहला, नोट प्रमोटिंग दोज स्टूडेंट हु डू नॉट अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड। उन छात्रों को बढ़ावा नहीं देना है जो शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा हम नहीं सोचते। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, ये बात ठीक है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार हम शिक्षण के दृष्टिकोण को यानी हमारे पढ़ाने के तरीके को बदलते हैं। क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट इन द क्लास, कभी भी बच्चों को इस तरह से लेबलिंग नहीं करना है कि आपने ब्राइट स्टूडेंट्स को अलग ग्रुप बना दिया और वीक स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप बना दिया। आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी प्रमोटेड इन द हायर क्लासेस, किसी प्रकार के स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये नहीं होता है। मूल्यांकन करना में हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि हम पता कर सकें कि यार बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं और उसके हिसाब से हमारे पढ़ाने के तरीकों को बदल सके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज इसेंशियल फॉर, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है। अब किसके लिए आवश्यक है? डायलेटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड एजुकेशन, बोर्ड एजुकेशन की जवाबदेही को कम करना, ऐसा कोई इसका रूल था नहीं। करेक्टिंग लेस फ्रिक्वेंट एरर्स मोर फ्रिक्वेंट एरर्स, अधिक बार होने वाली त्रुटियों की तुलना में कम बार होने वाली त्रुटियों को ठीक करना, यह भी कोई इसका खास उद्देश्य था नहीं। अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव अपॉन, ये बात बिल्कुल ठीक है। किस तरह से आप लर्निंग को ऑब्जर्व कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ये इसका उद्देश्य था। फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचर्स, शिक्षण के साथ परीक्षण ट्यूनिंग, ये भी नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। लर्निंग को आप कैसे परीक्षण कर सकते हो, कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ टीचर इन अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम वुड इंश्योर दैट असेसमेंट कंसीडर्स द फॉलोइंग्स। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक शिक्षक ये सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन निम्नलिखित पर विचार करता है। किस पर विचार करता है? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ आवर असेसमेंट टूल, ये बात बिल्कुल ठीक है। टीचर इस चीज़ को देखेगा कि उसका जो मूल्यांकन है वह कितना विश्वसनीय है और कितना वैध है। ठीक, एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंप्लाइंग विद द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, सीखने के न्यूनतम स्तरों का अनुपालन करके स्कूल प्रशासन की अपेक्षाएं। सीखने के न्यूनतम स्तर का अनुपालन, यह तो गलत है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट टूल, असेसमेंट टूल का स्टैंडर्डीकरण भी नहीं देखता है। सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्टूडेंट, ये बात भी ठीक है। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। अब दो आंसर ठीक दिख रहा है, फर्स्ट भी दिख रहा है और सेकंड फोर्थ भी दिख रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट, और उसके मूल्यांकन की विश्वसनीयता और वैधता, एक अच्छे परीक्षण की ये क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में हमें बोला गया अ टीचर इन अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम, टीचर जो है वो मल्टीकल्चरल क्लासरूम है, बहुसांस्कृतिक कक्षा है। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए मूल्यांकन जब तैयार करेगा तो वो क्या चीज़ देखेगा? वो हर एक प्रकार के बच्चे के सोशल बैकग्राउंड पर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, बच्चों का जो सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट है उसको देखेगा। तो दो ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने पर हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 4 ज्यादा सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों में सर्वश्रेष्ठ को सामने लाएंगी? अच्छा, फर्स्ट है, व्हेन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस फैक्ट्स एज टेस्टेड बाय मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन से तो यार सर विद्यार्थियों में क्या बेस्ट है वो बाहर नहीं आ सकता है। व्हेन कॉन्सेप्चुअल चेंज एंड स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर असेस्ड थ्रू सेवरल डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट, जब अवधारणात्मक परिवर्तन और छात्र के वैकल्पिक समाधानों का मूल्यांकन कई अलग अलग तरीकों से किया जाता है। ये बात ठीक है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से उसकी समस्याओं का समाधान कर रहे हो या उसका आकलन कर रहे हो। When the marks obtained and the position secured by the student in the class are
अल्टीमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ सक्सेस। देखिए मार्क्स ही आपके अंतिम निर्धारक नहीं होते हैं। व्हेन द एम्फेसाइज इज लेड अपॉन पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर्स एंड स्टूडेंट्स एबिलिटी। परीक्षा अंकों पर तो जोर दिया ही नहीं जाना कि भैया जिसके अंक ज़्यादा हैं उसी की एबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, यहाँ पर 4 आ रहे हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ही है। यहाँ पर कोई एरर है। व्हेन कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन द आर सेट थ्रू द सेवरल डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन नंबर फोर्थ ही आपका, फोर्थ नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ये कुछ इसमें मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। फर्स्ट है, असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन। एंड ऑफ द सेशन में ही हो ये जरूरी नहीं है, इससे प्रभावी असेसमेंट नहीं हो सकता। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। ये बात ठीक है। आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम में एक अंतर्निहित प्रक्रिया है। असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एन अकेडमिक सेशन। एक बार हो, दो बार हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं की जाती है और ये बिल्कुल ठीक भी नहीं है। असेसमेंट शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड नॉट बाय द टीचर। ये बात भी गलत है कि भाई बाहरी द्वारा ही किया जाए, जबकि आजकल तो एसबीए पर फोकस किया जा रहा है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर फोकस किया जा रहा है। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इन टूडेज टाइम मार्क्स इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इन एजुकेशन। ओनली इम्पोर्टेंट थिंग मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि ऐसा माना जाता है, बट ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। चिल्ड्रन नीड टू बी मार्क्ड सो दैट दे नो वेयर दे स्टैंड इन कंपेरिजन टू देयर पियर्स। देखिए कंपेरिजन की बात कभी भी हमें नहीं करना है, हमें कभी भी बच्चों की तुलना नहीं करना है। असेसमेंट हेल्प द टीचर्स टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व्स एज फीडबैक फॉर हर ऑन टीचिंग। ये बात बिल्कुल सही है कि आकलन शिक्षक को बच्चों के सीखने को समझने में मदद करता है और स्वयं के शिक्षण के लिए प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। फोर्थ है, असेसमेंट इज द ओनली वे टू आर द टीचर्स हैव टॉट द स्टूडेंट्स हैव लर्न। आकलन एकमात्र तरीका है जिससे शिक्षकों ने जो पढ़ाया है, छात्रों ने जो सीखा है, पता चले। ये बात बिल्कुल गलत है। असेसमेंट ही एक ऐसा तरीका है नहीं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि आकलन जो होता है वो शिक्षकों को बच्चों को समझने में मदद करता है और खुद की शिक्षण के लिए प्रतिक्रिया के रूप में भी काम करता है कि मैंने जो पढ़ाया वो किस तरह से पढ़ाया, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चे की क्षमता का आकलन करते हैं। रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर, करेक्ट सही उत्तर की पहचान करने में। रिकॉल द करेक्ट आंसर, कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर या एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर। सही उत्तर की पहचान करें, याद करें, निर्माण करें या सही उत्तर करें। देखो ये बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है। इन प्रश्नों का जो मेन उद्देश्य होता है मल्टीपल चॉइस वालों का, कि बच्चे के अंदर इतनी क्षमता हो कि वे करेक्ट आंसर को रिकॉग्नाइज कर सके, यानी कि पहचान सके कि यार इन चारों में से सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ये इसी क्षमता का आकलन करते हैं कि बच्चा सही उत्तर पहचान पा रहा है या नहीं पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, असेसमेंट यानी कि आकलन क्या है। इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू लेवल एंड कैटेगराइज चिल्ड्रन। बच्चों को लेवल और वर्गीकृत करने की एक अच्छी रणनीति है। देखो लेवल तो बच्चों को कभी करना ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। कॉम्पिटिशन ही बच्चों में नहीं बढ़ाना है हमें। शुड जनरेट टेंशन एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस या टेंशन नहीं बढ़ाना चाहिए। इज अ वे टू इम्प्रूव लर्निंग। ये बात बिल्कुल सही है। आकलन जो है सीखने में सुधार का एक तरीका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। इट इज डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर। एक बार से काम नहीं चलेगा है। कंपेरेटिव इवैल्यूएशन आर मेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। छात्रों की उपलब्धियों के बीच अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कभी भी कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, कभी भी आकलन आपका कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस वर्ड की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। इट इंड्यूस फियर एंड स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स। डर तो बढ़ाता नहीं है ये, कभी अगर बढ़ा रहा है तो ये सही नहीं है।
आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि ये छात्रों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इट सर्व्स एज फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट। केवल पेपर पेंसिल टेस्ट द्वारा मूल्यांकन क्या करता है? फैसिलिटेट कंटिन्यूस इवेल्यूशन। देखिए ओनली पेपर पेंसिल से कर रहे हो तो कंटिन्यूस इवेल्यूशन को फैसिलिटेट तो करेगा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस इवेल्यूशन में तो बच्चे के हर एक एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे बच्चे की ईमानदारी हो गया, बच्चे का एटीट्यूड हो गया, उससे आप पेपर पेंसिल टेस्ट के माध्यम से मेजर नहीं कर सकते हो। प्रमोट होलिस्टिक असेसमेंट। ओनली पेपर पेंसिल से समग्र मूल्यांकन तो हो ही नहीं सकता। लिमिट असेसमेंट्स, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आकलन को सीमित कर देता है। फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक सुविधा नहीं देता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगर आप ओनली पेपर पेंसिल का यूज कर रहे हो तो ये आकलन को सीमित कर देगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए आकलन पर प्रकाश डालता है? द टीचर असेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड्स फोकसिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। शिक्षक सोचने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा छात्रों की अवधारणात्मक समझ का आकलन करता है। सोचने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित के अलावा, ये गलत है, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया पर मीन्स हमें बच्चे की जो सोचने की प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस पर तो ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए कि यार प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या है, और ये कह रहा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग पर कम ध्यान देता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो ये मेन हाईलाइटेड तो नहीं होगा। द टीचर असेसिंग द स्टूडेंट बाय कंपेयरिंग देयर रिस्पॉन्स टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। देखिए प्रतिक्रिया की भाई उनके रिस्पॉन्स की स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स से प्रतिक्रिया करके काम नहीं चलेगा। द टीचर असेस द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक की इन्फॉर्मेशन से भी काम नहीं चलेगा। द टीचर स्टूडेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन कंपेरिजन सो अदर्स। शिक्षक दूसरों की तुलना में एक छात्र के प्रदर्शन के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है, तो ये भी गलत है। भैया गलत तो चारों हो गए। अब चारों गलत हो गए तो हमें यहाँ पे क्या बात बताना था? असेसमेंट फॉर लर्निंग। द टीचर असेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स बिसाइड फोकसिंग टू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इसी को हमको सही करना पड़ेगा, हालांकि इतना सही नहीं है ये ऑप्शन, बट हम चारों ही ऑप्शन गलत हो रहे हैं तो इसी को सही करना पड़ेगा कि शिक्षक सोचने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अच्छा अलावा है। ओके 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 ओके, मैंने इसे ये समझ लिया, एक्सेप्ट। ठीक 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 ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। देखो ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया पे तो ध्यान दे ही रहा है, इसके अलावा छात्रों की अवधारणात्मक समझ का आकलन भी कर रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो गया था। द टीचर असेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट्स बिसाइड फोकसिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी असेस कर रहा है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। शिक्षक दूसरों की तुलना में एक छात्र के प्रदर्शन के आधार पर उसका मूल्यांकन करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, तो 4 इसका राइट आंसर नहीं रहेगा, फर्स्ट ही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि दूसरों के प्रदर्शन के आधार पर तो उसका आकलन कभी किया नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट इज करेक्ट। आकलन के बारे में कौन से कथन सही है, और कथन हमें कुछ इस तरह से हमें आंसर देना है इसका। फर्स्ट, असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट सी देयर स्ट्रेंथ गैप एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आकलन से छात्रों को उनकी ताकत और कमियों को देखने में मदद मिलनी चाहिए और शिक्षक को उनके अनुसार अपने शिक्षण को ठीक करने में मदद करनी चाहिए। असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपेरेटिव इवेल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड। अगर देखो तुलनात्मक मूल्यांकन तो कर दो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। बात बिल्कुल ठीक है कि आकलन से न केवल स्मृति बल्कि समझ और अनुप्रयोगों का भी आकलन करना चाहिए। फोर्थ है, असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ इट डज नॉट इंक्लूड फियर एंड एंजाइटी। यह बात गलत है। मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता यदि यह भय और चिंता को प्रेरित नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट। मानकीकृत परीक्षणों की एक आलोचना यह रही है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना क्या रही है। फर्स्ट है, देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। यह बात बिल्कुल ठीक है। ये नहीं, ये कोई बात नहीं होती कि लैंग्वेज को समझना कठिन है।
स्टैंडर्ड टेस्ट में लैंग्वेज को समझ मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में ही आता है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन लार्ज पॉपुलेशन पर बिल्कुल ले सकते हैं। देखो सीटेट जैसा टेस्ट है जो कि लगभग 12-15 लाख लोगों का एक साथ लिया जा रहा है। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी, बच्चे की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। दे सकते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अगर सीटेट जैसे एग्जाम्स की बात करें तो सबका सही रिजल्ट आ जाता है, किसी तरह के रिजल्ट में धांधली नहीं होती है। दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयर फॉर बाइस्ड, ये बात ठीक है, ये पक्षपाती होते हैं थोड़ा, क्योंकि मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये टेस्ट ये देखते हैं कि जो लार्ज पॉपुलेशन है वो किस तरह की है, किस कल्चर से बिलोंग करती है, उसी कल्चर बैकग्राउंड पर आधारित इनके टेस्ट डेवलप किए जाते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जैसे अगर हम सीटेट की बात करें तो जो क्वेश्चंस इसमें, जैसे क्वेश्चन हमें सिर्फ 2 लैंग्वेज में देखने के लिए मिलते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। अब कोई ऐसा हो जिसकी नेटिव लैंग्वेज अच्छी हो, तो हिंदी के अलावा और दूसरी कोई चीज़ नेटिव लैंग्वेज हो, मान लो कोई तमिलनाडु से आता है लेकिन उसकी एक तमिल अच्छी है और थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है। अब थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है तो उसे दिक्कत होगी इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करने में, ठीक है, क्योंकि उसकी मदर टंग तो तमिल है तो, और हिंदी उनको इतनी ज़्यादा आती नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा पक्षपातीपूर्ण हो जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। शिक्षक सीखने के लिए आकलन और सीखने के आकलन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? नोज लर्निंग नीड ऑफ स्टूडेंट एंड सिलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, ये बात बिल्कुल ठीक है, बच्चे की ज़रूरतों को पता कर ले और उसके अनुसार ही अपनी शिक्षण रणनीति चुन ले। असिस्ट चाइल्ड परफॉर्मेंस टू पेरियोडिक इंटरवल्स एंड क्लियरिफाई इज हर परफॉर्मेंस। देखिए पेरियोडिक इंटरवल में कौन सा होता है आपका सम्मेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक परीक्षण, और योगात्मक परीक्षण होता है आपका सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये तो होगा नहीं। बच्चों की प्रगति की निगरानी करें, सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करें। फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जाने, ये भी नहीं लग रहा मुझे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही लग रहा है और फर्स्ट ही राइट आंसर है। 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। सीसीई से रिलेटेड कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? फर्स्ट है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तो ट्रू है, हमें नॉट ट्रू बताना है। इट फोकस ऑन चाइल्ड्स अचीवमेंट इन डिफरेंट लर्निंग एरियाज, ये बात भी ठीक है, यह विभिन्न शिक्षण क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। इट इज़ यूजफुल टू लेवल चिल्ड्रंस एज स्लो, पुअर और इंटेलिजेंस, यह बच्चों को धीमा लेवल तो नहीं करता, लेवल करने का काम तो कभी है ही नहीं कि आप बच्चे को लेवल कर दो कि तुम स्लो हो, तुम प्योर पुअर हो, मतलब पढ़ाई के लेवल पर पुअर हो। यहाँ पर गरीब लिख दिया है, यहाँ पर हम कह सकते हैं मंदबुद्धि टाइप का। इट हैज़ बीन मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, यह बात बिल्कुल ठीक है, भारत के शिक्षण अधिनियम का द्वारा अनिवार्य किया गया है कि हमें सीसीई लेना है, लेकिन ये इसकी कुछ भी इससे संबंधित नहीं है सीसीई से। 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्रिटिकली मतलब आलोचनात्मक हो गया, ये गंभीर की जगह अगर यहाँ पर मैं वर्ड यूज करूँ आलोचनात्मक, वह बेटर रहेगा। व्हाट इज द राइट आंसर? सही उत्तर क्या? ये तो सिर्फ क्लोज एंडेड हो गया। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन को बारे में बताना है तो कोई खास है ये देख नहीं रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सोल्व दिस, ये बात बिल्कुल सही है, डिफरेंट वेज अलग अलग तरीके से सोचना, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी। डू यू नो द आंसर टू दिस, इससे भी काम नहीं चलेगा कि आप इसका जवाब जानते हैं, तो ये तो यस नो में हो जाएगा, तो थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग और क्रेडिट संचय प्रणाली इसके कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? देखिए ये उदाहरण है स्कोरिंग प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, विद्यार्थी के उपलब्धि के आकलन की गणना प्रक्रिया। आप गणना हो सकता है ग्रेडिंग में करो, कोडिंग में करो, मार्क देके करो या कुछ क्रेडिट दो उसको, ठीक है। तो ये कितने होगा? 1 2 3, इन 4 तरीके से आप बच्चों की जो भी अचीवमेंट है उस अचीवमेंट को बता सकते हो, तो फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा।
कक्षा में बच्चों की प्रतीकात्मक स्थिति, ये भी गलत है। देखो आज के क्वेश्चन में जो आंसर की है ना, वो आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो जब आप इसका, हो सकता कई लोग इसका रिवीजन कर रहे होंगे पीडीएफ के माध्यम से, तो वो ध्यान रखना पीडीएफ में काफ़ी क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जिनके आंसर्स हैं रॉन्ग। ठीक, तो एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर्स टू, शिक्षार्थी की उपलब्धि के आकलन से शिक्षकों को मदद मिलती है। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों को मार्ग प्रदर्शन रिकॉर्ड बनाए रखने। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेडागोजी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ये बात बिल्कुल सही है। उपलब्धि के आकलन से शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में बहुत हेल्प मिलती है, यही सही होगा। बाकी तो योग्यता समूह बनाना नहीं है, गतिविधि लोग तो यह करने में हेल्प लेगी नहीं, सेकंड ही राइट आंसर रहेगा। 19 है, असेसमेंट कैसा होना चाहिए, शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। असेसमेंट को हमेशा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। शुड बी डन ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, केवल अंकों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, ये बात गलत है कि सिर्फ अंकों के संदर्भ में किया जाए। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टास्क, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, तो ये भी इतना कोई ठीक है नहीं। शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, सेपरेट एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रीजन टू असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के आकलन के लिए कौन सा कारण होना चाहिए, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों को नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स, औसत और हाई अचीवर्स में अलग करना या लेवल करना, बच्चों की लेवलिंग तो कभी भी करना ही नहीं है। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, ये बात बिल्कुल सही है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना, ये आकलन का एक कारण होना चाहिए। टू फाइंड आउट व्हाट चेंज एंड प्रोग्रेसेस इन लर्निंग दैट टेक प्लेस इन द चिल्ड्रंस ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, ये बात बिल्कुल भी सही है कि हमें यह पता लगा सकें कि बच्चों की समय के साथ बच्चे में सीखने में क्या बदलाव और क्या प्रगति होती है। टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजिंग्स एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स, ये बात भी सही है कि हम माता पिता के साथ बच्चे की क्षमताएं, ताकत, उनकी चुनौतियों पर हम मतलब क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, इसका पता कर सकें। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ही सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, क्या प्राथमिक उद्देश्य आकलन का होना चाहिए। फर्स्ट है मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स, पास फेल का थप्पा तो हमें बच्चों पर नहीं लगाना है। असेसिंग रैंक भी हमें बच्चों की निर्धारित नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लियरिटी एंड कन्फ्यूजिंग अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ये बात ठीक है। बच्चों की स्पष्टता को समझना और संबंधित अवधारणाओं में नहीं भ्रमित नहीं करना है, हमें बच्चों को कन्फ्यूजिंग नहीं करना है। लेवलिंग स्टूडेंट एज पर देयर स्कोर, बच्चों को उनके स्कोर के अनुसार लेवल करना, तो लेवल भी नहीं करना है, तो मुझे फिर लग रहा है यही इसका आंसर होगा। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लियरिटी एंड कन्फ्यूजिंग अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक 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 सही है बिल्कुल। बच्चों की स्पष्टता को समझना है और संबंधित अवधारणाओं के बारे में क्या भ्रांतियां हैं, बच्चे किस तरह से कन्फ्यूजन है टॉपिक के बारे में वो समझना, ठीक है, वो है इस ऑप्शन का मतलब। ट्रांसलेशन में थोड़ा सा एरर है, बच्चे की स्पष्टता को समझना और किस तरह का कन्फ्यूजन उनके माइंड में है कॉन्सेप्ट को लेकर, उसे समझना। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर से थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। 22 है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन इंक्लूड्स, सतत और व्यापक मूल्यांकन में शामिल है, क्या शामिल हुई है सतत और व्यापक मूल्यांकन में। फर्स्ट है बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करते हुए रचनात्मक और योगात्मक दोनों आकलन करें, ये बात बिल्कुल ठीक है। सीसीई में फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों ही असेसमेंट आते हैं, फॉर्मेटिव समेटिव ये आएगा नहीं, दोनों ही नहीं आएंगे, ये गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इवेल्युएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, मूल्यांकन प्रथाओं का लक्ष्य होना चाहिए। अब क्या लक्ष्य होना चाहिए मूल्यांकन प्रथाओं का, पहला है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, छात्रों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये बात बिल्कुल ठीक है, यह असेसमेंट का लक्ष्य होता ही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये असेसमेंट का लक्ष्य बिल्कुल नहीं होता, स्टूडेंट्स को लेवल तो हमें करना ही नहीं है। सेग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, ये भी गलत है कि क्षमता आधारित समूहों के लिए छात्रों का अलगाव। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, छात्रों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन इन द एकेडमिक डेवलपमेंट इज, शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। एकेडमिक डेवलपमेंट में इवेल्युएशन का क्या मतलब है। फर्स्ट है द असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की प्रगति का आकलन कर सको कि बच्चे की पहले क्या पोजीशन थी और अब बच्चे की पोजीशन क्या है। असेसमेंट ऑफ क्लास रिकॉर्ड ये गलत है, परफॉर्मेंस ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन भाई याद है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिफर्ड क्वालिटी ऑफ अ मेजरिंग टूल, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण का सबसे पसंदीदा गुण है। देखिए मापन उपकरण में रिलायबिलिटी होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिविटी भी होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें तो होना ही चाहिए। नॉर्म्स कुछ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अब इन तीनों तो सही है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए वैधता, यानी कि जिस एबिलिटी के लिए उसको रखा जा रहा है, जिस एबिलिटी का मेजर करने के लिए, जिस तरह के एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए टूल बनाया जा रहा है, वह सबसे पहले तो वैलिड होना चाहिए उस तरह के एप्टीट्यूड को मेजर करने में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। तो ये 25 ही क्वेश्चन थे। तो हमने असेसमेंट से भी लगभग कितने क्वेश्चंस कर लिए, असेसमेंट से हमने 30 एंड 25 यानी कि 30 एंड 25 55 क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक से डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस इनफ हैं, आपको इससे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप डाउट भी पूछ सकते हैं एंड वहाँ पर आपको PDF मिल ही जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।